जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि स्पेशल इतिहास में कल एक क्लास आई थी आपकी दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत ही चल रहा है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको दिल्ली सल्तनत अच्छी तरीके से पढ़ा दूं। ठीक है, आप मेरी क्लास 2 देख रहे हैं। जिन भी भाई बहनों ने हमारी क्लास 1 नहीं देखी है वो पहले हमारी क्लास 1 देख लें, फिर आपको क्लास 2 बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। देखो, क्लास 1 में मैंने आपको पढ़ाया था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश पढ़ाए थे। 5 वंश को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। सबसे पहले हमने पढ़ा गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसको पढ़ा। ठीक है, गुलाम वंश में कुल कितने शासक हुए? 11 शासक हुए। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा, फिर हमने आरम शाह के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा, फिर रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में पढ़ा। हमने इतना पढ़ लिया था कल की क्लास में। आज की क्लास में हम 5वें शासक के बारे में पढ़ेंगे। किसमें? गुलाम वंश में ही। गुलाम वंश आपका 1206 से 1290 एडी तक चला था। ठीक है, 5वीं जो शासिका थी वो रजिया सुल्तान थी, जो कि इतिहास में तुर्की इतिहास की पहली महिला शासिका थी। कौन? रजिया सुल्तान। अब आप देख लो, इल्तुतमिश की बेटी पूछी जाती है कि कौन है, तो आप बोलोगे रजिया सुल्तान है। देखो, मैं आपको बताना भूल गई हूँ, रजिया सुल्तान का जो समय है 1206 से 1240 तक है। ठीक है, याद रखना भाई। तुर्की भारत के इतिहास की पहली महिला शासिका है, तो समय तो अवश्य ही पेपर में पूछा जा सकता है। अब आप देख लो अगला पॉइंट भी, देखो इनके बारे में। रजिया कुल्हा, कुल्हा बोलते हैं कैप को, टोपी को। रजिया कुल्हा और चोगा, चोगा बोलते हैं ब्लेजर को, जो ब्लेजर पहना जाता है ना उसको बोलते हैं चोगा, है ना। कुल्हा और चोगा धारण करती थी। ठीक है, रजिया ने काले गुलाम याकूत को अमीर ए आखुर नियुक्त किया था। ठीक है, अब याकूत, याकूत के बारे में आता है कि बताइए याकूत को किस विद्रोह में मारा गया, तो आप बोलोगे अल्तुनिया के विद्रोह में याकूत को मारा गया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, इसके खिलाफ, याकूत के खिलाफ होने वाले विद्रोह देख लीजिए। अल्तुनिया का विद्रोह अभी हमने पढ़ा है ना, अल्तुनिया का विद्रोह जो कि तवर हिंद बठिंडा पश्चिम बंगाल में हुआ था। अब आप देख लो, रजिया सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? डेट मैंने लिख दी है, समय भी लिख दिया है, सब कुछ आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, रजिया सुल्तान की मृत्यु 13 अक्टूबर 1240 एडी में कैथल में हुई थी। अब हम पढ़ेंगे छठवां शासक, गुलाम वंश का छठवां शासक बहराम खान, जिसका समय था 1240 से 1242 एडी तक। ठीक है, इल्तुतमिश का बहराम खान पुत्र था और रजिया का भाई था। अब आप देख लो, बहराम खान ने, मतलब कि इसने अपना नायब ए मुमलिकात किसको दिया? किसको नियुक्त किया? एतगीन को नियुक्त किया। ये नायब ए मुमलिकात किसका पद है? जो वर्तमान में आज प्रधानमंत्री का पद है ना, वो उस टाइम इस पद को बोला जाता था आपका नायब ए मुमलिकात। ठीक है, किसको नियुक्त किया? बहराम खान ने एतगीन को नियुक्त किया। अब आप देख लो, तैयार के नेतृत्व में मंगोलिया ने 1241 में आक्रमण किया था। कहां पर किया था? लाहौर पर। साथियों, अब हम अगला शासक पढ़ेंगे, मसूद शाह। मसूद शाह 1242 से 1246 तक रहा था। रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था मसूद शाह। ठीक है, किशुन खां ने गद्दी प्राप्त करने में मसूद शाह की थी सहायता। ये 2 पॉइंट आप याद रख लेना इसमें। अब हम पढ़ेंगे अगला शासक नसीरुद्दीन महमूद, जिसका समय था 1246 से 1266 तक। नसरुद्दीन महमूद का पुत्र था नसीरुद्दीन महमूद। अब आप सोच रहे होंगे कि पिता भी एक ही नाम का, पुत्र भी एक ही नाम का। हाँ जी हाँ, क्योंकि जब इसकी मृत्यु हुई थी, इल्तुतमिश की तो मृत्यु मतलब इसके शोक में हो गई थी, क्योंकि
उसका जो सबसे फेवरेट पुत्र था नसीरुद्दीन शाह ही तो था। तो जब वो मतलब उसकी मृत्यु हो गई थी तो इसकी पत्नी के गर्भ में एक संतान थी, तो वो हुआ था नसीरुद्दीन महमूद। उसका नाम क्या रखा था? नसीरुद्दीन महमूद। तो उसने बोला कि मेरा जो पुत्र है उसका नाम ही उसके पुत्र के नाम पर किया जाएगा, तो इस वजह से नसीरुद्दीन महमूद का पुत्र है नसीरुद्दीन महमूद। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। सल्तनत काल का औरंगजेब किसको बोला जाता है? नसीरुद्दीन महमूद को बोला जाता है सल्तनत काल का औरंगजेब। टोपी सीकर जीवन व्यतीत करता था नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है। नायब ए मुमलिकात, जो कि प्रधानमंत्री का पद होता था उस टाइम, नायब ए मुमलिकात, ये पद नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को दिया था। ठीक है। महमूद बलबन का दामाद बना था। महमूद कौन बना था? बलबन का दामाद। ठीक है। अब देखो, शमसी बख्श का खात्मा किसने किया? नसीरुद्दीन महमूद ने किया। और प्रथम इलवरी वंश का खात्मा भी नसीरुद्दीन महमूद ने किया। अब हम पढ़ेंगे बलबन के बारे में। बलबन, अब आप सोच रहे होंगे कि नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु कैसे हो गई? बलबन ने दे दिया था इसको जहर। ठीक है। अब बलबन देख लीजिए 1266 से 1287 तक रहा था। इसका शासनकाल द्वितीय इलवरी वंश का शुरुआत माना जाता है। देखो, प्रथम इलवरी वंश का खात्मा किसने किया? नसीरुद्दीन महमूद ने। द्वितीय इलवरी वंश का संस्थापक कौन है? बलबन। ठीक है। अब इसने बोला कि हमारा जो भी जाति है, हमारा जो भी वंश है वो बलबनी है। कैसा है? बलबनी। ठीक है। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश का गुलाम कौन था? बलबन। ठीक है। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन। ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी। और देखो, बलबन को उपाधि किसकी दी गई? उलूग खान की उपाधि दी गई। किसके द्वारा? महमूद के द्वारा। भाई महमूद का ही तो दामाद था बलबन। ठीक है। बलबन को एक और उपाधि दी गई थी जिल्ले इलाही की। जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया। अमीर ए शिकार किसके काल में बना था? किसके समय में बना था बलबन? तो बहराम के समय में बलबन बना था अमीर ए शिकार। ठीक है। और अमीर ए आखूर बना था इल्तुतमिश के शासनकाल में। साथियों, बलबन के बारे में अगला पॉइंट है लोह एवं रक्त नीति। लोह एवं रक्त नीति मेवातियों के खिलाफ किसने अपनाई? बलबन ने अपनाई थी। ठीक है। तुर्क ए चहलगानी पूछा जाता है पेपर में कि बताइए तुर्क ए चहलगानी का अंत किसने किया? तो बलबन ने किया था। ठीक है। इसने कौन कौन सी प्रथाएं शुरू की? देख लो, सिजदा। सिजदा का मतलब होता है झुकना। पावोस, पावोस का अर्थ होता है चूमना। नौरोज उत्सव, ये ईरानियों का त्योहार है, इसने ये शुरू किया था। ठीक है। पहली बार गैर इस्लामिक प्रथा दिल्ली सल्तनत में लागू की गई। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। फारसी पद्धति में दरबार का गठन किसने किया? बलबन ने किया था। अब आप देख लीजिए, सैनिकों के लिए नकद वेतन की व्यवस्था की थी। किसने? बलबन ने। अब आप कह रहे होंगे कि ये क्या लिखा है एग्जाम में, आपको अलाउद्दीन खिलजी लगाना है, तो बता देती हूँ। देखो, रियल में जो अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, वो ये पूछा जाएगा, बताइए सैनिकों के लिए नकद वेतन की व्यवस्था किसने की? तो आप बोलोगे अलाउद्दीन खिलजी ने। अब ये पॉइंट मैंने बलबन में इस वजह से लिखा है क्योंकि ऐसा होता था कि जब तक सैनिक इसके विभाग में रहता था, सैन्य विभाग में कार्य करता था, तो ये नकद वेतन देता था। ठीक है, समझ गए ना। और जैसे वो रिटायर होता था या मतलब अपनी उम्र पूरी हो जाती थी उसकी, वो काम करने में योग्य नहीं रहता था, सक्षम नहीं रहता था, तो ये उसको वेतन नहीं देता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ऐसा था कि जिसने नगद वेतन की व्यवस्था अच्छी तरीके से की।
कि वो सैन्य विभाग में भी रहता था तब भी उसको वेतन दिया जाता था, और वो रिटायर हो जाता था तब भी उसको वेतन दिया जाता था। तो इस वजह से हमको पेपर में आंसर लगाना है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये सिर्फ बलवन वेतन कब देता था, जब कोई सर्विस में होता था तब। ठीक है, और कोई अगर सर्विस से बाहर होता था तो वो उसको वेतन नहीं देता था। अब बलवन ने 2 विभाग बनाए, कौन कौन से? पहला था वरीद ए मुमालिक, जो कि गुप्तचर विभाग था। दूसरा था दीवान ए अर्ज, जो कि सैन्य विभाग था। ठीक है, अगला पॉइंट, बलवन ने न्याय विभाग की स्थापना की थी। पूछ लेता है पेपर में कि बताइए न्याय विभाग की स्थापना किसने की थी, तो आप बोलोगे बलवन ने की थी। ठीक, अगला पॉइंट है, बलवन के समय 1279 में और 1285 में मंगोल आक्रमण हुआ था। ठीक है, 1279 में जो मंगोल आक्रमण हुआ था बंगाल में, विद्रोह किसने किया था? विद्रोह किया था तुगरिल खान ने। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं बलवन के बारे में जो कि आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। साथियों, अब आपका अगला शासक आया था कैकोबाद। कौन आया? कैकोबाद, जो कि बलवन का पोता था। कैकोबाद किसका पोता था? बलवन का पोता था। अब आप सोच रहे होंगे कि बलवन का पुत्र कौन था, तो ये बुगरा खां था। बुगरा खां का पुत्र था कैकोबाद। ठीक है, किलोखरी का किला किसने बनवाया? कैकोबाद ने। पेपर में प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये वाला, किलोखरी का जो किला है वो किसने बनवाया, तो आप बोलोगे कैकोबाद ने बनवाया। ठीक है, अगला शासक आया कैमुर्स। कैमुर्स, इसको हम शमशुद्दीन द्वितीय नाम से जानते हैं, जो कि गुलाम वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, गुलाम वंश का अंतिम शासक आपको याद हो गया। प्रथम आपको पता ही है कुतुबुद्दीन ऐबक। पहले और अंतिम शासक आपको अवश्य ही याद होने चाहिए। ठीक है, अब गुलाम वंश खत्म हो गया था, जो कि 1206 से 1290 तक चला था। इसके बाद आया आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश का समय 1290 से 1320 एडी तक है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे खिलजी वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, तो ये है जलालुद्दीन खिलजी। बलवन का भतीजा, बलवन का भतीजा कौन है? मलिक छज्जू। फखरुद्दीन है बलवन का मित्र। ठीक है, पेपर में प्रश्न छोटे मोटे पूछ लेता है कि बताइए बलवन का भतीजा कौन है, क्योंकि अगर उनको ज्यादा डीप में जाना होता है ना तो वो इस तरीके के प्रश्न भी पूछ लेते हैं। बलवन का भतीजा छज्जू और बलवन का जो मित्र है वो फखरुद्दीन है। अब हम देखेंगे जलालुद्दीन खिलजी को जो उपाधि दी गई थी, शाइस्ता खान की उपाधि किसने दी? कैकोबाद ने दी। कैकोबाद कहाँ पर है? ये इसने दी थी जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खान की उपाधि। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जलालुद्दीन खिलजी के बारे में ही, ये पूरा उसी का है। ठीक है, सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग शासक था कौन? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, इसी के समय कड़ा मानिकपुर में मलिक छज्जू ने, मलिक छज्जू, तभी तो हमने याद किया मलिक छज्जू कौन है? बलवन का भतीजा। मलिक छज्जू ने विद्रोह किया था। अब ये जो है ना, इसके 2 बेटे, जलालुद्दीन खिलजी के 2 बेटे कौन कौन थे? इब्राहिम खान ए खाना और अरकली खान, इसके 2 पुत्र थे। कड़ा की जहांगीर, कड़ा की जो जहांगीर है वो अलाउद्दीन खिलजी को दे दी थी। किसने दे दी थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसकी पुस्तक पूछी जाती है और ये भी पूछा जाता है कि बताइए अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे, तो आप बोलोगे जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो और हसन देहलवी रहते थे। अब ये जो सारी पुस्तकें हैं ना, अमीर खुसरो की पुस्तकें हैं, जो कि आपको अपने दिमाग में रखनी है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछता है। तुगलकनामा अमीर खुसरो की है। आशिका उल अनवर अमीर खुसरो की है। मिफ्ता उल फुतुहात अमीर खुसरो की है। किरान उस सादेम रवजैन उल फुतू अमीर खुसरो की है। नूर सिपिहर इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
नूर सिपीहर पुस्तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुगलकनामा भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। आपको ये सारी पुस्तकें अपने दिमाग में रखनी है। आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। साथियों, अमीर खुसरो के गुरु बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम बताइए। निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, इन्होंने निजामुद्दीन औलिया ने कितने सुल्तानों का दरबार देखा? 7 सुल्तानों का देखा था इन्होंने दरबार, मतलब कि 7 सुल्तानों के दरबार में निजामुद्दीन औलिया रहे थे। पेपर में प्रश्न पूछते हैं अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया। अगला पॉइंट है अमीर खुसरो कव्वाली, गजल, पहेली, सितार के जनक हैं। पेपर में प्रश्न पूछ लेगा, बताइए गजल के जनक कौन है? तो आप बोलोगे अमीर खुसरो। सितार के जनक अमीर खुसरो, पहेली के जनक अमीर खुसरो, कव्वाली के जनक अमीर खुसरो। ठीक है, अगला पॉइंट खड़ी बोली हिंदवी। हिंदवी का प्रयोग किसने किया? अमीर खुसरो ने किया था। ये तो हमने हिंदी में भी पढ़ा है ना, हमको आता है अमीर खुसरो का इतिहास, तो हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अगला पॉइंट देखो 1296 में जलालुद्दीन की हत्या किसने की? अलाउद्दीन ने की थी, जो कि अलाउद्दीन कौन था? जलालुद्दीन का भतीजा था। अगला पॉइंट है देवगिरी अभियान से आने के बाद वहां का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। ठीक है, इतना पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी थी तो राजपाट वही तो संभालेगा। ठीक है, इसका समय था 1296 से 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था अली गुरसास्प। अली गुरसास्प इसका बचपन का नाम था, और इसके अन्य नाम द्वितीय सिकंदर। इसको सिकंदर द्वितीय क्यों बोला जाता था? इस वजह से बोलते थे क्योंकि सिकंदर ने भी भारत को जीतने की कोशिश की और ये भी चाहता था कि मैं भारत को जीत लूं। अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि मैं भारत को जीत लूं, तो इसका नाम था द्वितीय सिकंदर, मतलब अन्य नाम थे इसके, और सिकंदर ए शानी। अब देखो युग का विजेता। युग का विजेता बोला जाता है अलाउद्दीन खिलजी को, क्योंकि ये जनता के बारे में इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। जनता का चरवाहा भी इसको बोलते हैं। अमीर उल मोमदिन। युग का विजेता कौन था? अमीर उल मोमदिन। किसके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। ठीक है, अब बात आती है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो राज्याभिषेक हुआ था किस प्रकार हुआ था, कहां पर हुआ था? लाल महल में इसका राज्याभिषेक हुआ था, जो कि दिल्ली में है। ठीक है, लाल महल किसने बनवाया? बलबन ने बनवाया था। लाल महल को कुश्क ए लाल भी बोला जाता है। साथियों, अब आप पढ़ लीजिए अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान के 4 सेनापति कौन कौन हैं। देख लो, उलूग खान, इसने उत्तर भारत पर विजय पाई थी, और नुसरत खान ने भी उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की थी। अब आप सोच रहे होंगे आपने अल्प खान भी लिखा है, मलिक काफूर भी लिखा है। देखो जब शुरुआत में तो अल्प खान ही था, लेकिन इसकी हो गई थी मृत्यु। फिर उसके बाद आया मलिक काफूर। मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, उसके बाद आता है जफर खान। मलिक काफूर के बाद जफर खान, इसने मंगोल पर विजय प्राप्त की। एक प्रश्न पेपर में पूछते हैं कि बताइए अलाउद्दीन का गुरु कौन था? तो इसका गुरु था उला उल मुल्क। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर भारत पर जो विजय प्राप्त की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, वो पढ़ लीजिए। ठीक है, पहला गुजरात अभियान किया इसने 1297 से 98 तक चला, मतलब 1298 तक ये अभियान चला था। ठीक है, गुजरात अभियान को लीड कौन कर रहा था? इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? राणा कर्णदेव। इसको अलाउद्दीन खिलजी ने हराया था, और इसकी पत्नी राणा कर्णदेव की जो पत्नी थी उसके साथ अलाउद्दीन खिलजी ने कर लिया था विवाह, शादी कर ली थी। ठीक है, कमला देवी ने भी मतलब जानबूझकर खुशी खुशी अलाउद्दीन खिलजी से शादी कर ली थी। अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी को उपाधि दी थी मलिका ए जहां की। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने यहीं से गुजरात से ही मलिक काफूर को
खरीदा था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। ठीक है, अब इसने गुजरात को तो जीत लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, फिर इसके बाद ये आया राजस्थान की तरफ। रणथंभौर अभियान चला था 1301 में। अब यहाँ का जो शासक था वो हम्बीर चौहान था। हम्बीर चौहान के साथ भी युद्ध हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ भी जीत गया था। लेकिन इसकी जो पत्नी थी ना हम्बीर चौहान की, उसकी पत्नी के साथ भी वो निकाह करने वाला था, शादी करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन हम्बीर चौहान की पत्नी राणा करदेव की पत्नी जैसी नहीं थी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? इनकी पत्नी रंग देवी ने जौहर कर लिया। जौहर बोलते हैं अपने आप को मृत्यु दे दी, आग में समर्पित कर दिया। समझ गए ना? खुद ही इन्होंने आत्महत्या कर ली। अब देखो, रणमल ने किसको धोखा दिया? हम्बीर चौहान को रणमल ने धोखा दिया था। फिर आए ये चित्तौड़गढ़ के अभियान की ओर, जो कि 1303 में हुआ था। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का अभियान कौन लीड कर रहा था? राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह की पहली पत्नी नागमती थी और इनकी दूसरी पत्नी पद्मिनी थी। पद्मिनी ने जौहर कर लिया था, मतलब कि खुद ही अपने आप को मृत्यु के हवाले कर दिया था, आग में जलकर अपनी हत्या कर ली थी। ठीक है, इनके ऊपर, पद्मिनी के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है पद्मावत, जो किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। राणा रतन सिंह के दो सैनिक थे, गोरा और बादल। ठीक है, ये तो आपने अच्छे तरीके से सुना ही होगा। साथियों, उत्तर भारत का चौथा अभियान जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था, वो है मालवा का अभियान। 1305 में हुआ था। महलक देव हार गए थे। यहाँ के शासक कौन थे? महलक देव, जो कि हार गए थे। दक्षिण भारत पर विजय का श्रेय मलिक काफूर को दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दक्षिण भारत का जो अभियान चला था। दक्षिण भारत के अभियान थे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। दक्षिण भारत के अभियान, तो देखो, देवगिरी, देवगिरी के जो शासक थे वो कौन थे? रामचंद्र देव। 1296 में खुद ही शासक थे और ये खुद ही यहाँ पर जीत गए थे। ठीक है, समझ गए ना? फिर उसके बाद मलिक काफूर आया। मलिक काफूर ने हराया इनको और यहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने अपना शासक कर लिया था। पूछ लिया जाता है पेपर में कि बताइए, जो देवगिरी का शासक था मलिक काफूर ने किस सन में जीता था? तो आप बोलोगे 1307 में। ठीक है, इस तरह के प्रश्न अवश्य बनते हैं भाई। ये दक्षिण भारत, उत्तर भारत, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने होंगे। ठीक है, दूसरा है आपका तेलंगाना, जिसकी राजधानी वारंगल थी। यहाँ के जो शासक थे प्रताप रुद्र देव थे 1309 में। ठीक है, हौरल, हौरल की राजधानी द्वार समुद्र थी। यहाँ के शासक बीरबत लाल थे 1310 में। देखो, आपको याद करने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। 1296, 1307, 9, 10, 11। ठीक है, इतनी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। सिर्फ शासक को आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। पांड्य, पांड्य के जो शासक थे वो सुंदर और वीर पांड्य थे 1311 में। ये दोनों भाई भाई थे, इनमें विवाद था, तो इसका फायदा उठाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर भी आया था। ठीक है, तो इन सब पर विजयी किसने पाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। एक नोट पॉइंट है, प्रताप रुद्र देव। ये जो प्रताप रुद्र देव है ना, इन्होंने कोहिनूर हीरा किसको दिया? अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। साथियों, अब हम पढ़ लेंगे अलाउद्दीन खिलजी के कार्य। इसने कौन कौन से कार्य किए तो देख लीजिए। बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेपर में अगर प्रश्न पूछा जाए, इक्ता प्रथा खत्म करके सैनिकों को नकद वेतन किसने दिया, तो आप पेपर में आंसर लगाओगे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसने हुलिया लिखवाना भी शुरू किया। घोड़े दागने की प्रथा किसने चलाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। खुम्सकर, खुम्सकर बोला जाता है लूट को। लूट 4/5 कर दी गई, किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। भू राजस्व,
50% किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, मतलब कि आधा कर दिया था। दान की भूमि को क्या बोलता था ये? खालसा। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के विभाग, जिसने अलग अलग नामों से अपने विभागों को पुकारा या नाम दिया, तो देख लो, वित्त विभाग को इसने बोला था दीवान ए विजारत। पेपर में प्रश्न पूछ लेता है भाई, अलाउद्दीन खिलजी का जो इतिहास है ना वो अलग है, तो आपको इसको अच्छे तरीके से याद करना होगा। वित्त विभाग को क्या बोलता था ये? दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत ये वित्त विभाग को बोलता था। सैन्य विभाग को बोला जाता था दीवान ए आरिज। दीवान ए रसालत बोलते थे ये विदेश विभाग को। दीवान ए रियासत, बाजार नियंत्रक को बोला जाता था। शाहना ए मंडी, मंडियों के प्रमुखों को बोला जाता था। नाजिर बोलते थे मापतौल के अधिकारी को, और बरीद बोलते थे गुप्तचर को। ठीक है। एक प्रश्न बहुत ज्यादा पेपर में पूछ लेते हैं कि बताइए अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? 1316 में हुई। किस वजह से हुई? जल दौर की वजह से अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी। साथियों, अभी अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य रह गए हैं, तो उसको मैं कल की क्लास में करा दूंगी, फिर हमारा तुगलक वंश आ जाएगा। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।